चलिए शुरू करते हैं। यार ये तार फंस रहा है साला। क्या पढ़ा रहे थे? वही कंटिन्यू होगा। हर टर्न पर नया थोड़ी शुरू करेंगे। अच्छा ये बताइए, पिछले टर्न पे ये पूरा गैंग मिस था, और कौन कौन नहीं था? आप लोग नहीं थे, यानी वेव का लेक्चर आप, पहला लेक्चर आपका मिसिंग है। ठीक है, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स ओपन करें। पहले तो एक फास्ट रिवीजन पहले लेक्चर का दे रहा हूं, और स्पेशली वो लोग बहुत ध्यान से सुने जो लोग पहले टर्न पे नहीं आए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा कि पूरा ये यूनिट आपका बाउंस हो जाए, है ना। कुछ नहीं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि वेव होता क्या है, तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब कोई वेव है किसी मीडियम में अगर प्रोपोगेट हो रही, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेव उस मीडियम में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन एक खास बात होती है कि ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम बिना मीडियम के पार्टिकल की लोकेशन चेंज हुए होता है। समझ गए बात? तो एक मुझे कॉपी दे दो तो मैं एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट उसी को बोल देता हूं। और तुम लोग एक काम करना, जो लोग भी मिसिंग थे, इतने नोट्स आइदर आप फोटो खींच के खुद से लिख लीजिएगा या फोटोकॉपी किसी से लेके करवा लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बोली थी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम को अगर ध्यान में रखते हैं हम लोग, तो उस बेसिस पे वेव को हम लोग तीन अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला था वन डायमेंशनल, दूसरा था टू डायमेंशनल, तीसरा था थ्री डायमेंशनल वेव। वन डायमेंशनल वेव वो होती है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर होता है। जैसे आप एक रस्सी को एक सिरा वहां बांध के दूसरे सिरे को इधर से ऊपर नीचे करोगे, तो मैंने करके भी दिखाया था क्लास में, तो इस तरह की पल्सेस बनती हैं। तो अब वेव का जो प्रोपगेशन है वो तो उस रस्सी के लॉन्ग केवल एक ही दिशा में हो रहा है, तो दिस इज वन डायमेंशनल वेव। टू डायमेंशनल वेव का एग्जांपल दिया था कि कहीं अगर शांत पानी है, रुका हुआ, जैसे लेक वगैरह का वाटर होता है, वहां पे आप एक कंकड़ मारिए पानी में, तो एक रिपल बनती है। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे करके सर्कल में वो पूरा रिपल बनती है ना। तो दिस इज टू डायमेंशनल वेव। इसको बोलते हैं रिपल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फिर जो तीसरा था वो था हमारा थ्री डायमेंशनल वेव। अब ये क्या था? थ्री डायमेंशनल वेव मतलब जैसे लाइट आ रही है हर तरफ जा रही, साउंड वेव है जो आप सुन रहे हो, ये भी हर सारे डायरेक्शन में जा रही, सामने वाला भी सुनेगा, इधर वाला भी सुनेगा, पीछे वाला भी सुनेगा। तो ये क्या हुआ? दिस इज थ्री डायमेंशनल वेव। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, इसके बेसिस में अगर हम वेव के पार्टीशन करते हैं कि भाई कितने तरह से हो सकता है ये, तो मैंने कहा तीन तरह से, वन डी वेव, टू डी वेव, थ्री डी। वन डी हो गई रस्सी वाली या स्प्रिंग वाली, और टू डी मैंने बोला कि पानी के ऊपर आप कंकड़ मार दीजिए, दिस इज टू डी वेव। थ्री डी वेव में मैंने बोला लाइट और साउंड। उसके बाद मैंने आपको बताया था दो और कैरेक्टराइज करे थे मैंने वेव के, मैकेनिकल वेव और नॉन नॉन मैकेनिकल वेव। थोड़ा यार पानी पी ले जरा। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती? मैंने बोला था ऐसी वेव जिनको
प्रोपगेट होने के लिए, मतलब ऐसी वेव जिसके एनर्जी को आगे जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम के आगे नहीं जा सकती, ये वेव कहलाती है मैकेनिकल वेव। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है साउंड। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, बट अगर हमारे बीच में से ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो एयर है, इसको गायब कर दीजिए, वैक्यूम ले आइए हमारे आपके बीच में, तो मैं जो बोलूंगा वो आप कभी सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो साउंड सिग्नल ट्रेवल ही नहीं होगा। तो मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल साउंड होता है। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, यानी ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, यानी जिसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम है तो आगे बढ़ेगी, प्रोपोगेट होगी होगी, बट अगर मीडियम नहीं भी है वो तब भी जाएगी। दो बेसिक एग्जांपल मैंने बोले, पहला लाइट, दूसरा हीट, और बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल है डेली लाइफ के हमारे। लाइट है तो सन से अर्थ तक आती है, बीच में वैक्यूम का एरिया है ही है, वहां से ट्रेवल करके आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ट्रेवल करती है। तो लाइट क्या हुई? नॉन मैकेनिकल वेव। मीडियम है तो भी चलेगी, मीडियम नहीं है तो भी चलेगी। हीट, सन की हीट अर्थ तक आती है, वैक्यूम में भी पहले ट्रेवल करी, फिर मीडियम में ट्रेवल करी, तो मीडियम है तब भी चल रही है हीट, मीडियम नहीं है तब भी ट्रेवल हो रही, तो हीट भी क्या हुई? एक नॉन मैकेनिकल वेव हुई। मैकेनिकल वेव के लिए मैंने बोला मीडियम है सिर्फ तभी चलेगी, बिना मीडियम के प्रश्न ही नहीं उठता कि वो आगे बढ़ जाए। मून पे, मून के सरफेस पे अगर दो लोग खड़े हो गए, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं मून पे जाते हैं, वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्यों? बगल में भी खड़ा है ना बंदा, तब भी सुन ही नहीं पाएगा क्या बोल रहा है सामने वाला। आप कहोगे क्यों सर? उसके मुंह के पास अगर कान लगा दे तब, मैं कहूंगा तब भी नहीं सुन पाओगे। क्यों भाई? वो साउंड एनर्जी आने के लिए मीडियम चाहिए ना, आपके कान तक आने के लिए मीडियम है नहीं। मेरी बात समझ गए ना? साउंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल। और तुमको बताऊं साउंड के लिए, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि माचिस की डिब्बी से हम लोग सुनते थे ऐसे। अगर आपने कभी ऐसा बनाया हो, क्या करना, घर जाके कर लेना, दो माचिस की डिब्बी लेना, खाली कर लेना, तीली रख देना किनारे सारी, और क्या करना कि बीच में होल करके तीली से ऐसे धागा फंसा देना, नहीं ऐसे तीली ऐसे बीच में फंसा के डाल दी, फिर तीली ऐसे सीधी लगा दी, तो डिब्बे में ऐसे फंस जाएगी, इधर से धागा निकाल लेना। सेम चीज दूसरे डिब्बे में भी बना लेना, धागा थोड़ा टाइट करोगे और थोड़ा बोलोगे ना एक से, और दूसरे को कान में लगाओगे तो आवाज आती है, उससे क्या होता है? वो साउंड सिग्नल उस धागे से ट्रेवल करता हुआ आपके कान तक पहुंच जाता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मेरी बात क्या इतनी समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल भी फिर मैंने बताया। फिर और एक चीज बताई थी, एक पार्टीशन और किया था मैंने, वो था पता है पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेसिस पे। देखो पहला पार्टीशन किया एनर्जी के चलने के डायरेक्शन से, कि अगर 1D जा रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में वेव जा रही है तो 1D वेव हो गई, अगर एक सरफेस पे वेव चल रही है तो 2D वेव हो गई, और अगर पूरे स्पेस में वेव चल रही है तो 3D हो गई। मैंने कहा एक अलग पार्टीशन हो गया। फिर पार्टीशन किया था मीडियम में ट्रेवल करने को लेके, कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो पार्टीशन था मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, बिना मीडियम के नहीं चल सकती थी लाइट, वो मैकेनिकल। मतलब बिना मीडियम के जिसमें वेव नहीं चल सकती वो वेव कहती है मैकेनिकल हूं मैं। जो बिना मीडियम के भी चल ले रही है और मीडियम में भी चल ले रही है वो नॉन मैकेनिकल वेव हो गई। तो दो तरह के पार्टीशन तो यही हो गए। तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक पार्टीशन और किए थे हम लोगों ने, और उसको समझने के लिए पहले तो ये समझिए कि जब हम, मतलब साउंड से ही समझो तो बेहतर समझ में आएगा, कि जब हम बोलते हैं तो एयर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता होगा, तभी तो वो साउंड सिग्नल तुम्हारे तक आया। नहीं समझे बात मेरी? मैं ये कह रहा हूं, कल एक चीज मैंने करके दिखाई थी, जैसे ये डंडी थी और इसको हम लोगों ने हैमर की तरह इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था इसको अभी मैं ऐसे अपने कान पे रखूं और यहां ऐसे ऐसे मारता हूं ना, तो साफ समझ में आता है कि इससे साउंड सिग्नल मेरे कान में आ रहा है। ठीक है? तो एक ये हैमरिंग होती है और एक ऐसे भी मार सकते थे, दो तरह से। दोनों में एक अंतर है, दोनों में साउंड ट्रेवल होकर मेरे कानों तक आई, लेकिन दोनों में एक अंतर हुआ।
पार्टिकल के वाइब्रेशंस का। देखिए क्या होता है कि जब कोई सिग्नल किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, चाहे साउंड हो, चाहे लाइट हो, चाहे किसी भी तरह का हो, तो मीडियम का पार्टिकल का बेसिक काम क्या होता है, वो सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है। मीडियम का पार्टिकल जैसे मान लो मैं हूं, मैंने क्या किया, सोर्स से एनर्जी ली और आगे ट्रांसफर कर दी। लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकता मैं कि सोर्स से एनर्जी ली आगे ट्रांसफर कर दी, इसके लिए मुझे ऑसिलेट करना पड़ेगा अपनी जगह पे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई सिग्नल किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन अच्छे से जानते हो आप, एसएचएम तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। अच्छा नहीं, अभी मुझे एक बात याद आई, आप में से कोई एक स्टूडेंट कोई नया है क्या? नहीं है ना, सारे पुराने पुराने हैं ना अपने, तब ठीक है। हाँ जी, तो बात मेरी समझ में आई। मैं क्या कह रहा, कोई भी सिग्नल अगर किसी मीडियम में ट्रांसमिट होता है तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं। अब ये वाइब्रेशन दो तरह का होता है। पहला टाइप सिग्नल के डायरेक्शन के, मतलब वेव ट्रेवल के परपेंडिकुलर मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है, और दूसरे केस में वेव ट्रेवल के सेम डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है। जब हमने रस्सी वाली वेव चलाई थी यहां पे, तो आपने खुद देखा था जो धागा बंधा था, याद है ना, चार्जर इसका लैपटॉप का, तो जो धागा बंधा था वो केवल ऊपर नीचे जा रहा था और वेव किधर जा रही थी, आगे। तो ये एक टाइप का ट्रांसमिशन होता है। दूसरे टाइप के ट्रांसमिशन में आप स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग को आगे पीछे कंप्रेस कर दीजिए बार बार, तो जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। और आसानी से समझना हो तो मैंने कहा था माइक से तो नहीं समझ में आएगा, याद है ना मेरी बात, माइक हटा के बात करूंगा तब समझ में आएगा। कैसे? मैंने कहा अभी मैं जब बोलूंगा तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं, मैंने बोला मतलब एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी रिलीज करी, प्रेशर चेंज हुआ, तो ये जो एयर का पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है, समझो। इसके वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी आगे ट्रांसमिट हुई, तभी तुम तक आ रही है। बट ये वाइब्रेशन होगा साउंड के ट्रेवल के सेम डायरेक्शन। क्यों, आप खुद से सोचिए। मैंने बोला प्रेशर रिलीज किया, अब ये जो एयर है ये रिजिड तो है नहीं, तो जिधर प्रेशर का चेंज आया उधर ही तो भागा पार्टिकल, सही कह रहा हूं ना। तो जिधर वेव गई उधर ही पार्टिकल ऑसिलेट किया। मेरी बात समझ में आई? अब तो दो तरह के वाइब्रेशन होते हैं। पहला वाइब्रेशन होता है जिसमें मीडियम का पार्टिकल वेव चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, और दूसरा टाइप का वाइब्रेशन होता है जिसमें मीडियम का पार्टिकल वेव चलने के सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। तो जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वो वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। और वो वेव जिसमें मीडियम का पार्टिकल वेव चलने के सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला था लाइट, दिया था, और लॉन्गिट्यूडनल का बोला था साउंड, वो भी इन एयर, एयर में अगर आप देखते हो। फिर आपको अंतर समझाया था मैंने इसी सिग्नल से। मैंने कहा रेलवे ट्रैक पे कान रख के जब आप ट्रेन की आवाज सुनते हो तो वो बिल्कुल ये एग्जांपल फॉलो करता है। मैंने इसको कान में लगाया और यहां से हैमरिंग कर रहा हूं तो ये साउंड आएगी, इसके थ्रू ट्रेवल होके मेरे कान तक आएगी। बट इसमें अगर आप वाइब्रेशन की बात करते हो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये जो पेन है इसके पार्टिकल रेस्ट पे है, तो जब मैं ऊपर से हैमरिंग करूंगा तो पार्टिकल नीचे भागेगा। पहले भाई ऊपर से चोट मारी तो पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे, साइड में थोड़ी ना भागेगा। तो मैंने कहा ये मैंने मारा, साउंड तो आगे ही गई ना भाई, कान तो इधर था मेरा, साउंड तो मेरी तरफ आई, लेकिन ऊपर से हैमरिंग करने में पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट किया, साउंड किधर चली, मेरी तरफ। तो आप देखो ना, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है और साउंड चल रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो साउंड चल रही ये इस समय किस वेव की तरह काम कर रही, ट्रांसवर्स वेव की तरह। और अगर यही कान रख के मैं हैमरिंग को सामने से करता हूं ऐसे, अब पार्टिकल किधर भागा, आगे। भाई इधर से टक्कर मारी तो पार्टिकल ये ऐसे इस तरह से वाइब्रेट किया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और साउंड किधर चल रही है, आगे की तरफ। तो सेकंड केस में यही साउंड इसी मीडियम में किस वेव की तरह प्रोपोगेट हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। तो मेरी बात समझ में आ गई ना इतनी, आई होप यहां तक बताया था। फिर मैंने
एक हेडिंग करवाई थी आपको, फिर तो बेसिक टर्म मैंने आपको बताया था, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ये देख लीजिएगा, छोटे छोटे टर्म होते हैं। वेवलेंथ के लिए बोलते हैं कि पार्टिकल का ऑसिलेशन का एक टाइम पीरियड जितनी देर का होगा उतनी देर में वेव जितना आगे निकल जाती है, तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। और फिर मैंने बोला था टाइम पीरियड, पार्टिकल एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लेता है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड हो जाती है। और क्या क्या था, एम्पलीट्यूड था, मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल उसकी मेन लोकेशन से क्या होता है, तो दिस इज एम्पलीट्यूड। ये नाम तो एसएचएम में भी सुने हो, सारे सुने हो कि नहीं? ठीक है, खैर। अब एक हेडिंग आती थी वेव इक्वेशन। एक बच्चे ने कहा था सर यहां से आज दोबारा पढ़ा दीजिएगा, तो यहीं से आज की क्लास में शुरू कर रहा हूं। तो हेडिंग जिन लोगों ने लिख रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा वो हेडिंग डाल लें, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन। और इसको बेस्ट समझने के लिए देखिए क्या कर रहा हूं मैं। मैंने बोला ये हो गया ओरिजिन, ऊपर वाला वाई एक्सेस, और ये सामने वाला हो गया एक्स एक्सेस। ठीक है, ओरिजिन हो गया, ऊपर वाला हो गया वाई एक्सेस, और उधर सामने वाला क्या हो गया, एक्स एक्सेस। रस्सी का एग्जांपल अगर आप लेते थे, मैंने बोला था मान लीजिए मेरे हाथ में एक रस्सी है और उसका एक सिरा मेरे हाथ में, दूसरा सपोज वहां पे बंधा है। तो मैंने क्या किया, एक पल्स इस तरह से बनाई, तो ये पल्स एक चलेगी, इस तरह की तो बनेगी, और वही पल्स आगे जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने एक पल्स यहां पे शो आउट करी। मैंने कहा मान लीजिए एक पल्स ऐसी बनी जिसका कि एम्पलीट्यूड मैं यहां से लिख सकता हूं सपोज ए, और इसी एम्पलीट्यूड को फॉलो करते हुए ये कोई वाई डैश की एक्सेस हो गई, ये पल्स आगे जा रही थी किसी वी की स्पीड से। ठीक, और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये पूरी घटना मैंने t इज इक्वल टू 0 पे करी थी, और t इज इक्वल टू स्मॉल t के बाद मैं इसी पल्स की लोकेशन चेक करता हूं, तो वो लोकेशन मान लीजिए मुझे मिलती है यहां पे। ठीक, और मैं यहां पे लिखूंगा एट t इज इक्वल टू जनरल t। तो एक बात बताइए, v की स्पीड से t टाइम में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस v इंटू टी ही तो कहलाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, है कि नहीं? तो मैंने इसको लिखा एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट था वी टी के बराबर। क्या यहां तक बात आई समझ में? मैंने कहा हमको एक जनरल फंक्शन लिखना है वेव का। ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड, तो सेम एम्पलीट्यूड है, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे जनरल फंक्शन लिखना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है। वो देखिए कैसे लिखी जाती है। तो t इज इक्वल टू 0 पर मैंने बोला ओरिजिन से एक पल्स शुरू होती है, किसी स्पीड v से ट्रेवल करती है, और किसी t इज इक्वल टू टी पर जब मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं, मैंने माना o डैश तक पहुंची, और o डैश का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है x नॉट, जिसकी वैल्यू है vt, बिकॉज पल्स की स्पीड v है और t टाइम के बाद मैं उसको देख रहा था। यहां तक तो समझ गए। लिखना कैसे है, बड़े सिंपल तरीके से लिखना है, y इज इक्वल टू एफ। एफ का मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड होगा, बस ये याद रखना, अभी बताऊंगा क्यों। और इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी। ये होता है जनरल वेव इक्वेशन। समझ में आई बात? ये होता है जनरल वेव इक्वेशन। मतलब अगर मैं इसको डिब्बा बंद कर देता हूं और इसके रेफरेंस में मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज द आपको यहीं तक पढ़ाया था मैंने, है ना? तो मैंने कहा दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन। इस फंक्शन के बारे में एक बात याद रखना कि ये बाउंडेड फंक्शन होगा। मैं लिख देता हूं हियर एफ इज, या ऐसे लिखा जाए,
f of x minus vt must be a bounded function। अब आप कहोगे सर मतलब नहीं समझ में आया इस वाली लाइन का कि f ऑफ x माइनस वी टी मस्ट बी अ बाउंडेड फंक्शन। सर इसको थोड़ा खुल के समझाइए। ठीक, देखिए मैंने कहा f में कोई भी फंक्शन लगा सकते हो, बस एक बात याद रखना कि ये एक बाउंडेड फंक्शन होगा। जैसे आप यहां साइन लिख सकते हो, साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन, +1 से -1, है ना। मैंने कहा आप इस f की जगह लिख सकते हो साइन। जैसे मैं एग्जांपल डालता हूं, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज साइन ऑफ x माइनस वी टी। अगर हमसे कहे क्या ये वेव इक्वेशन दिखाएगा, मैं कहूंगा पहले यहां बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस आते भी हैं और मैं पूछ भी सकता हूं अभी आपसे और पूछूंगा। तो जैसे किसी ने ये लिख के दिया, अब f की जगह क्या लिखा है साइन, तो किसी ने मुझसे पूछा क्या ये साइन ऑफ x माइनस वी टी क्या वेव फंक्शन है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। मुझसे पूछा क्यों, कैसे है भाई, तो मैंने कहा देखिए जो साइन है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती 1, उससे बाहर नहीं जाएगा, और मिनिमम वैल्यू होती -1, उससे नीचे नहीं आएगा, यानी -1 से 1 के बीच में ही फंस के चलेगा। यानी y एक फाइनाइट जोन में अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है कि नहीं। फिर मेरे को किसी ने लिख के, अब जो लिखूंगा वो लिखिएगा नहीं, फिर मेरे को किसी ने लिख के दिया y इज इक्वल टू tan ऑफ x माइनस वी टी। ये मेरे को बोला किसी ने, कहता है अच्छा ये बताओ ये बाउंडेड मतलब ये फंक्शन क्या वेव इक्वेशन दिखाएगा, मैं कहूंगा नहीं भाई ये तो नहीं दिखा सकता। रीजन पूछा गया, मैंने कहा देखिए tan तो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट कहीं पे भी जा सकता है, और जब ये अंदर वाले की वैल्यू यानी जब ये इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। मेरी बात समझ में आई। दूसरे शब्दों में पता है ये भी कह सकते हो कि y क्या है, y ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड की वैल्यू है देखा जाए तो। ये फाइनाइट अगर है तो ही वेव इक्वेशन आप इन फंक्शंस को बोल सकते हैं। अगर ये कहीं से भी इनफाइनाइट हो रहा होगा तो आप इसे वेव इक्वेशन नहीं कह सकते। मेरी बात समझ में आई। y क्या है, सुनो एक सेकेंड, पहले मैं इसको गायब करूं। इतना तो समझ गया ना कि ये एक फाइनाइट वैल्यू का फंक्शन होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। तो मैं y के बारे में भी लिखता हूं, हियर y इज याद है एसएचएम में y के लिए लिखा था मैंने द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट t इज इक्वल टू जनरल t। सेम स्टेटमेंट यहां डाल रहा हूं जो एसएचएम में लिखा था। हियर y इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये रहा। y क्या है, कोई भी जनरल डिस्प्लेसमेंट है किसी t इज इक्वल टू टी का, तो मैंने पूरा इसके बारे में लिख दिया। अब ये y अगर किसी फंक्शन में फाइनाइट है तो वो वेव होगा, बस ये ध्यान रखना इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। समझ गए बात, ये याद रखना भैया हमेशा, क्योंकि ये मेन कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है। कैसे पहचानोगे कि कोई फंक्शन वेव है, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा और तुमसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा वेव का फंक्शन नहीं है, या 4 देके ये पूछ सकता है कौन सा वेव का फंक्शन है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल पता है क्या होते हैं, 4 इक्वेशन देके पूछेगा कौन सा वेव का फंक्शन नहीं है। नहीं वाले में ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दिखेंगे चारों तुमको लगभग एक जैसे, सच बता रहा हूं। समझ गए ना। तो जिसमें वेव फंक्शन नहीं है ये बताना होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। बस केवल चेक क्या करना है, चेक तुम्हें ये करना है कि चारों फंक्शन में चेक करना क्या y कहीं से किसी भी तरीके से ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट पहुंच रहा हो। अगर पहुंच रहा है तो वो फंक्शन कभी भी वेव नहीं बता सकता। समझ गए मेरी बात, बस ये हमेशा याद रखना, y हमेशा फाइनाइट वैल्यू हो
तो वो फंक्शन भले वेव हो जाएगा। क्लियर है ये? तो जैसे एक हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा ये बताओ, क्या ये फंक्शन वेव है? एक काम करते हैं, आगे लिख के ना, वेव है तो टिक मारेंगे, नहीं होगा तो काट देंगे, मजा आएगा। ये एग्जांपल क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्लियर क्लियर है एकदम, पक्का, कोई डाउट? सारा कुछ आया समझ में? x माइनस वी टी क्यों लिखा? क्योंकि ये राइट ट्रेवल हो रहा है। सुनो, अगर ये लेफ्ट ट्रेवल हो रहा होता तो ओरिजिन के लेफ्ट जाएगा तो ये x नेगेटिव होता, तो इस माइनस का एक और माइनस आता तो हो जाता प्लस। बल्कि मैं एक और तुम्हारे जानकारी के लिए लिख देता हूं, पहले बता दूं, इतने में तो कोई डाउट नहीं ना। f की जगह साइन लगाया मैंने, अभी फिर से लिखता हूं, पहले इतना पहले बता दो, क्लियर है? पक्का? अभी एग्जांपल डालेंगे। और तो जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी, ये कैसी हो गई? ये हो गई राइट ट्रेवलिंग वेव। ठीक है? और अगर ये लेफ्ट में जा रही होती, मान लीजिए कुछ इस तरह से, अभी तो इसे रफ स्केच फटाफट बना देता हूं, ये v से जा रही होती और यहां पे हम लोग इसको चेक करते, ये है t इज इक्वल टू जीरो की सिचुएशन, ये हो गई y, ये हो गया ओरिजिन, और ये मैं वही लिखूंगा एट t इज इक्वल टू जनरल t, ये हो गया o डैश। इस बार माइनस एक्स नॉट होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज माइनस ऑफ वी टी, तो ये पल्स वैसी बनी, तो यहां पे क्या लिखोगे? दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हुआ, तो हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस वी टी, और ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। राइट जाएगा तो माइनस आता है, मतलब ये भी पहचानना सीखो कि कौन सा राइट जा रहा है वेव, कौन सा लेफ्ट। तो जिसमें x माइनस वी टी है वो राइट साइड जा रहा होगा, जिसमें x प्लस वी टी है वो लेफ्ट साइड जा रहा है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि आता एक्चुअली माइनस ही है, बस वो लेफ्ट जाने की वजह से एक माइनस वी टी और आ जाता है। ठीक है? तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। इतना क्लियर है? अब देखो, ये पहचानना सीखो कि कौन सा फंक्शन वेव देगा, कौन सा नहीं देगा। तो कंडीशन क्या है? हमें सिर्फ इतना देखना है कि y जिन फंक्शंस में किसी भी तरह से इनफाइनाइट पहुंच रहा है वो वेव नहीं हो सकता। अगर वेव का फंक्शन है तो y मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, भले कुछ मैक्सिमम हो भले कुछ मिनिमम हो, बट फाइनाइट होना चाहिए। बना लिया? इतना लिख लिया सबने? लिखो बेटा, लिख लो फटाक से। बेटा लिफाफे एक चेन चढ़ाओ। हाँ, देखेंगे। सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अबे नहीं, एक बात बताओ, जैकेट की चेन बंद करने में पैंट के अंदर शर्ट का खोस रहा हूँ, तो चेन तो ऐसे ही बंद, मना थोड़ी ना चेन करे, पहले हट, पहले शर्ट अंदर कर फिर हम चढ़ेंगे ऊपर, ऐसे थोड़ी ना कहेगी चेन तुमसे। चढ़ाओ बे सीधे। हमारी भी देखो टी शर्ट बाहर ही है, अंदर थोड़ी ना, हम थोड़ी पैंट के अंदर पहले खोसे तब उसकी चेन चढ़ाए। अरे भाई लिख गया कि नहीं? नहीं, हम ऐसे ही बोलते रहें कुछ ना कुछ।
भैया लिख गया, धन्यवाद। आइए कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से रूबरू करें और बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे अभी आप। हो गया भैया? चलो अब आपसे पूछता जा रहा हूं। देखो भैया इसके बारे में तो हम लोगों ने निकाल ही दिया कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वी टी। इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो? पहले बताओ क्या ये वेव है? बिल्कुल है। आवाजें सबकी आनी चाहिए, तो भैया जी वेव हो गई। दूसरा बताइए, ये राइट ट्रेवलिंग वेव है लेफ्ट ट्रेवलिंग? दिस इज राइट ट्रेवलिंग वेव। चलिए दूसरी बात भी हो गई, क्या इसकी वेव वेलो हाँ एक बात और, जब हम लोग लिखते हैं x माइनस वी टी, हमसे किसी ने पूछा वेव वेलोसिटी बताओ, अभी साक्षात दिखाई दे रहा v, हम क्या कहेंगे? वेव वेलोसिटी v है। सुनते रहे ना अभी। लेकिन जब भी वेव वेलोसिटी बताना, उस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब वेलोसिटी बोलने वाले हो तुम वेव की, उस वक्त x का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। आप ध्यान दीजिए, आप इसको बोल लो x माइनस वीटी में v हो गई वेव वेलोसिटी। एक अनकही बात क्या है यहां पे? x का कोफिशिएंट 1 है, याद रखना, क्योंकि अगर नहीं बोलता तो हो सकता अगला सवाल गलत हो जाता, अब नहीं होगा। ठीक, तो क्या क्या पता लगा? क्या ये वेव है? आपने कहा बिल्कुल वेव। मैंने कहा राइट ट्रेवलिंग लेफ्ट ट्रेवलिंग? आपने कहा राइट ट्रेवलिंग। मैंने कहा वेव वेलोसिटी बताओ, आंसर आया v। मैंने कहा एम्पलीट्यूड बताओ, आंसर आया 1। ठीक है, सीक्वेंस समझ में? पहले वेव, फिर डायरेक्शन, फिर उसकी वेलोसिटी, फिर उसका एम्पलीट्यूड। अगला जय बताओ, जय वाला। जय है लॉग 2x प्लस 3t। देख बदल दिया भाई, बदल दिया। पहले बताओ वेव है कि ना है? वेव है कि नहीं? वेव है कि नहीं? अबे लॉग का फंक्शन है, जल्दी बता। लॉग अनडिफाइंड हो जाता है किस नंबर पे? बेटा आवाज बदलो नहीं, अगर भगवान ने सुन लिया ना तो वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, और बिना मुंह देखे कोई आवाज सुन लेगा तो यही नहीं पहचान पाएंगे लड़का बोल रहा है कि लड़की। सबूत देना पड़ेगा बार बार तुम्हें। आओ इधर, अभी बताओ लॉग वाला फंक्शन वेव है या नहीं? नहीं है भाई। लॉग की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जा सकती है ना, तो दिस इज नॉट अ वेव, मतलब नो वेव। अब जब वेव ही नहीं है तो किस बात की वेलोसिटी, किस बात का डायरेक्शन, किस बात का एम्पलीट्यूड? बात ही खत्म हो गई। फिर से सुनो इसी बात पर भैया जी, ध्यान से। क्या ये वेव है? नहीं है ना? अच्छा, सेम फंक्शन फिर से दिया, 1/2x प्लस 3t। क्या ये वेव है? क्या ये वेव है? नहीं हो सकता, बिकॉज 2x की नेगेटिव वैल्यू पे ये वैल्यू 0 हो सकती है। x की नेगेटिव वैल्यू पे ये वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब y अनडिफाइंड हो सकता है। क्या ये चमका? समझ में आया? फिर सुनो, सेम फंक्शन लिखता हूं। क्या ये वेव है? क्या ये वेव है? पक्का? अगेन दिस इज नॉट अ वेव। ऐसा इसलिए, x की वैल्यू कोई ऐसी सेट हो सकती जिसमें इसकी पूरे की वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे अगर मैं 2x प्लस 3t को -1 के बराबर करता हूं तो बेटे x आ जाएगा 3t माइनस -1 डिवाइड बाय 2। आ जाएगा कि नहीं? तो x की वैल्यू इतने पे ये अनडिफाइंड हो गया। अगेन दिस इज नॉट अ वे। फिर से सुनो, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस
2x प्लस 3t। अरे रुक जाओ, एक ही जैसा है अभी। न्यू शायर, चलो इधर आओ। क्या ये वेव है? एग्जैक्टली इट्स अ वेव। तो भैया जी ये आया वेव। अब बताओ राइट ट्रेवलिंग लेफ्ट ट्रेवलिंग? अरे जल्दी बोलो, सामूहिक रूप से आवाजें आनी चाहिए। कौन सा? हाँ लेफ्ट ट्रेवलिंग। वेव वेलोसिटी बताओ। देखो इस स्क्वायर से भ्रम, हाँ इस स्क्वायर से भ्रम मत पालना। 3/2 राइट या लेफ्ट? हाँ लेफ्ट तो हो गया। तो v की वैल्यू आ गई 3/2। एक और प्रश्न इसी में आता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, एक सवारी एम्पलीट्यूड। जल्दी 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 जल्दी। एम्पलीट्यूड इज 1। देखो स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अरे बोलो, स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं? और मिनिमम वैल्यू 0 हो गई तो 1/1 तो 1 है तो हुई है। अरे नहीं समझे क्या? तो एम्पलीट्यूड हो गया 1। यहां 2 होता तो 1/2 हो जाता है एम्पलीट्यूड। समझ में आया? दीदी को पूरा बाउंस हो रहा है, चेहरा बता रहा है। सच बता रहा हूं, शक्ल बता गई। अरे सर अच्छा, ऐसा क्या? पिछली क्लास में थी नहीं तुम? थी? सच में थी? कहां बैठी थी? बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें, जल्दी बोलो। आ रहा है? पक्का आ रहा है? कंफर्म? खा जाओ विद्या रानी कसम। सीरियसली अच्छा बताओ, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तब बढ़िया। हाँ भाई, क्या बात समझ में आई? पक्का? जय बताओ, जय वाला। 2 माइनस, अरे रुक जाओ, जय फंक्शन भैया। ये वेव है कि नहीं? नहीं है? नहीं है? अरे क्यों नहीं है, सुन तो लो। अगर इसको हम किसी तरह से 2 के बराबर ले आए, आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे 4x माइनस 2t का होल स्क्वायर 2 के बराबर ला सकते हैं कि नहीं? बस x ही तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो x की वो वैल्यू जिस पे ये 2 आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, y हो जाएगा इनफाइनाइट। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? और जैसे ही y इनफाइनाइट आया तुरंत मना कर देगा, कह देगा मैं तो वेव नहीं हूं। और जब वेव ही नहीं हो तो किस तरह की वेव वेलोसिटी, कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एम्पलीट्यूड? है कि नहीं भाई? मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? एक और, तो ये भाई नो वेव। नो वेव 1/sin। जय बताओ तो जाने। ला भैया, जय बताओ छोरे। कितने कहते हैं? अकले चलो रे। कितने कहते नहीं है? अच्छा हाथ नीचे करो। नहीं, कई लोग ऐसे, अरे देखो सर वेव है नहीं है, देखो छोड़ो सर। बाकी क्या कहते हैं? सर हम निकल रहे थे बाहर से, देखा अच्छा बत्ती जल रही है अंदर, तो चलो बैठा जाए, हमारे गांव में तो लाइट है नहीं। ये वेव नहीं है। क्यों? अरे ऐसे समझ लो, साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है कि नहीं होती? तो -1 से 1 के बीच में 0 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
और जैसे ही साइन 0 हुआ नॉट डिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया, खेल खत्म। तो ये हो गया। सवाल देख रहे हो कितने मजेदार होते हैं इसके, बड़े बढ़िया होते हैं भाई, सच बता रहा हूं। थोड़े और कितने यही कराते रहे क्या पूरी क्लास में? हाँ बढ़िया है, नोट कर लो भाई। नहीं होंगे जाओ ना। लो अच्छा। क्या? जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया। आपको पिछली क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि रस्सी में जो वेव चलती है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। रस्सी में जो वेव चलती है बिना टेंशन के, मतलब जब तक रस्सी खींची हुई नहीं होगी तब तक साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। और इस बात का बेसिक उदाहरण हम लोगों ने लिया था कि एक माचिस की डिब्बी में वही धागा बांध के जब आप बोलने वाला गेम खेलते हो तो उसमें साउंड केवल तभी तक आपको सुनाई देगी जब तक वो धागा टाइट रहता है। जहां आपने उस धागे को लूज कर दिया, साउंड का प्रोपोगेशन, साउंड की ट्रेवलिंग बंद हो जाती है उसमें। ठीक, तो याद रखना, टेंशन इज अ वेरी वेरी जरूरी पार्ट फॉर साउंड प्रोपोगेशन इन अ रस्सी। मेरी बात क्लियर है? अभी क्योंकि एक हेडिंग हम लोग काम करने जा रहे हैं, एक हेडिंग पे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ थ्रेड, मतलब रस्सी में साउंड की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकल के आता है, उसका कैलकुलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लिख गया ये? अबे जल्दी लिखो बेटा, आज ही की क्लास में लिखना है। राइट डाउन द हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ velocity of sound in a thread. Calculation of velocity of sound in a thread. किसी रस्सी में साउंड की वेलोसिटी को किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं? आइए चर्चा करें। इन अ थ्रेड, बात को समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भैया, पूरे दिमाग से समझिएगा। कल जो बात मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि भाई मान लीजिए हम किसी वेव को किसी रस्सी में ट्रेवल कराते हैं, समझिएगा ध्यान से, किसी वेव को हम रस्सी में ट्रेवल कराते हैं। अब वो वेव कैसे ट्रेवल करती, मैंने बोला कि भाई इस तरह से है, यहां से एक पल्स चलेगी, ये आ गई कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी एक पल्स को हम आगे भेज रहे हैं। हालांकि जब साउंड चलेगी या कोई भी दूसरी ट्रांसवर्स वेव चलेगी रस्सी में तो पूरी एक वेव होगी, लेकिन हमारे काम की केवल यही एक पल्स है, बाकी पूरा बन जाएगा, उसमें कोई मैटर नहीं है। या बल्कि एक काम ही कर देते हैं, चलिए एक सिग्नल में पूरा ऐसे दिखा देता हूं तुमको। और यहां पे मैंने बोला कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस और ये वाली हो गई, पहले ध्यान से यहां पे समझ लेना, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए दो पॉइंट है, ये हो गया बी पॉइंट और ये वाला मान लीजिए ए पॉइंट है।
तो मैंने कहा था जब यहां से वेव नहीं चलती है तो ये रस्सी एकदम सीधी रखी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी होगी। भाई जब कोई वेव नहीं चलाओगे तो रस्सी कैसी हो गई? सीधी हो गई। और जब वेव ट्रेवल कर रही होगी उस वक्त रस्सी आपको कुछ ऐसी नजर आ रही होगी। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझ लो। मैंने कहा जब वेव नहीं ट्रेवल कर रही थी तो यहां से लेके यहां तक रस्सी सीधी पड़ी हुई थी, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, न्यूट्रल पड़ी थी। फिर मैंने कहा जब इसमें वेव प्रोपोगेट हो रही थी तो मुझे ये शेप नजर आया। तो मैंने एक बात पे पॉइंट आउट कराया था आपको। मैंने कहा था जब वेव नहीं चल रही है उस वक्त आपको केवल ये ओरिजिनल लेंथ ऑफ रस्सी नजर आ रहा है एल, और जब वेव ट्रेवल कर रही है तो शक्ल ये हो गई रस्सी की, हो गई कि नहीं? और ये पूरी कर्वेचर की लंबाई इस हॉरिजॉन्टल लंबाई से ज्यादा है। बोला था ये बात। और ऐसा तभी हो सकता है जब ये रस्सी खिंची होगी, खींचेगी तभी तो लेंथ बढ़ेगी। फिर मैंने कहा था कि अगर ये लंबाई बड़ी है तो इसका मतलब रस्सी खींची है। एक पॉइंट और जोड़ा था, मैंने कहा था क्या बिना टेंशन के खींच सकती रस्सी? क्या बिना टेंशन के रस्सी खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। तो एक और फैक्ट आया यहां से। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी, मैंने कहा था जब तक उस धागे में टेंशन है केवल तभी तक वो साउंड ट्रेवल होगा। वो बात यहां देखिए कैसे वैलिड है। अगर ये रस्सी खींची है तो इसकी लेंथ में क्या आया? टेंशन फोर्स आया। ठीक? तो बिना टेंशन के ना ये रस्सी खींच सकती थी, ना ऐसा शेप बन सकता था, और ना ही एक इस तरह की कोई वेव रस्सी में ट्रांसफर हो सकती थी। मेन पॉइंट कहां पे आके अटक गया हमारा? टेंशन। समझ गया ना बात? टेंशन की जरूरत समझ में आई कितनी ज्यादा है? तो अब मैं इस रस्सी से एक छोटा सा एलिमेंट लेके सबसे पहले टेंशन का ही काम करूंगा। तो मान लीजिए इस तरह से कोई वेव ऐसे चल रही थी, यहां से ऐसे सट 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 ऐसे वेव चला रहा था मान लो। अब वो चाहे आप साउंड सिग्नल बोल दीजिए ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, या सीधे सीधे बोल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अभी मैं ये भी एक हेडिंग इसमें ऐड करूंगा, पहले कैलकुलेशन समझ लो पूरा। तो उस चलती हुई वेव की सामने से एक बंदे ने स्नैपशॉट ले लिया, फोटो खींच ली, और ये मान लीजिए वही फोटो है। ठीक? क्या हो गया है? चलो सुनो, फोटो खींच ली अभी, ठीक है। हाँ, तो इस चलती हुई रस्सी की भाई एक बंदा सामने था और उसने अपने दिव्यास्त्र से इसकी फोटो खींच ली। ठीक, हम भाषा ही बदल देंगे, जाओ। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा अब एक काम कर रहा हूं मैं, उस रस्सी का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट, बल्कि चलो ऐसे मार्क आउट करते हैं। मैंने कहा मैं उस रस्सी का एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट जिसकी लंबाई हम यहां कहीं dx मार्क आउट करते थे, उसको मैंने यहां कंसीडर किया। भाई जब रस्सी ऐसे है तो यहां तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, रस्सी का ओरिजिनल पार्ट तो ऊपर रहा होगा ना। तो मैंने कहा था उसका dx में यहां पे ऐसे मार्क आउट कर लेता हूं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं नहीं कहूंगा एकदम आसान है, आपको अकल से समझना पड़ेगा। देने को क्या है, मैं सीधा फॉर्मूला तुमको दे सकता हूं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी हो जाएगा रस्सी का टेंशन, म्यू हो जाएगा रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी। फॉर्मूला आसान है, समझ लोगे तो फायदे में रहोगे, आगे काम आएगा। समझ गए बात? तो ये हो गया टेंशन। अब सुनते रहना, मैंने क्या काम किया, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर। इस फिगर को माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, माइक्रोस्कोप से देखते हो यानी, तो तुमको इतना पार्ट रस्सी का नजर आएगा, ऐसे आएगा। मतलब इसको अगर माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो ये चिंदी भर का पार्ट क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं? ठीक। और दोनों तरफ अलोंग द लेंथ ऑफ द थ्रेड आपको यहां दिखाई देगा टेंशन का फोर्स। क्लियर? इतनी कहानी समझ गए? एक तरफ
आप मार्कआउट कर दो चाहो तो थीटा, और दूसरी तरफ आप मार्कआउट कर सकते हो थीटा डैश। ना 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 ना, कुछ नहीं, ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन, खाली फॉर्मूले फॉर्मूले लिखने होंगे इधर, बस करना कुछ नहीं है। अब ये जो एलिमेंट है जिस पर मैं टेंशन दिखा रहा हूं, क्या ये राइट लेफ्ट कहीं मूव कर रहा है? नहीं, ये तो ऊपर नीचे जा रहा ना। तो इसका मतलब जब राइट लेफ्ट कोई मोशन नहीं है इस एलिमेंट पे, तो राइट और लेफ्ट दोनों कंपोनेंट टेंशन के हो जाएंगे बराबर, होंगे कि नहीं? क्लियर है बात? तो राइट लेफ्ट वाली बराबर हो गए कहानी, यानी टी का कॉस थीटा इधर आ जाएगा, टी का कॉस थीटा डैश, दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो गए। अब बचा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट में मैं ऊपर की तरफ यहां दिखाऊंगा टी साइन थीटा, और नीचे की तरफ दिखाऊंगा टी साइन थीटा डैश। क्लियर है इतना? तो मैंने कहा ये मेरे काम के हैं, क्योंकि वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा था, तो मैंने कहा ये मेरे काम के हैं। ऊपर वाला आया टी साइन थीटा, और नीचे वाला आया तुम्हारा टी साइन थीटा डैश। और अब अगर मैं निकालता हूं नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू टी, कॉमन ले लीजिएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले तुम इतना बनाओ, थोड़ा थोड़ा काम करते चलोगे, दिमाग पे वजन कम आएगा तुम्हारे। पहले इतना बना लो। तो मैं यहां तक तो लिख देता हूं कि जो हमारा नेट एफ वाई है वो टी टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश हो जाएगा। इतना करो, क्योंकि इसके बाद प्योरली कैलकुलेशंस है। कर लो, अभी इसको हम खा जाएंगे, पूरा खत्म कर देंगे। कुछ भी लिख लो। अगर किसी के दिमाग में ये आता हो कि सर क्या हम इसको साइन थीटा डैश माइनस साइन थीटा कर सकते हैं, मैं कहूँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको खा जाएंगे अभी पूरा। ठीक है? अच्छा, स्टाइल देखिए आप। वैसे एक बात बताएं, जो तुमने हमसे इसे कहा ना, इतने काश के ऐसा ही हो जाए। नहीं समझी तुम? हाँ, मैं करूंगा अब। फिर से बताऊं पूरा? हाँ, इतना, ये वाला, ये आया कहां से बेटा, ये तो समझो ना। सुनो, खंबा बचा के देखना। ये जो बड़ा सा एलिमेंट है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इस नन्हे से एलिमेंट का, पहली बात। ठीक, देखो मैं हटूंगा नहीं सामने से। इस नन्हे से एलिमेंट का ये माइक्रोस्कोप से देख के मैंने बड़ा सा पार्ट बना डाला। अब जो टेंशन मुझे यहां दोनों तरफ नजर आ रहा था, मैंने वही टेंशन यहां दोनों तरफ बना दिया। भाई रस्सी की लेंथ के लॉन्ग बिना टेंशन के ये खींच नहीं सकती थी, टेंशन तो होगा। फिर मैंने कहा एक तरफ एंगल मान लो थीटा, एक तरफ मान लो थीटा डैश। सही है ना? फिर एक बात और ऐड करी, मैंने कहा अगर इस एलिमेंट से पूछोगे भाई तू कैसा वाइब्रेट कर रहा है, तो कहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
मैंने कहा क्या राइट लेफ्ट भी जा रहा है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा अगर राइट लेफ्ट नहीं जा रहा तो राइट वाला फोर्स और लेफ्ट वाला फोर्स तो कैंसिल आउट होना चाहिए। मैंने उसको कंसीडर ही नहीं किया, पता चल गया कैंसिल है तो मैं काहे लिखूं उसको। समझ गया ना बात? फिर मैंने इससे पूछा ऊपर नीचे मूव कर रहे है क्या तू? कहेगा हाँ। मैंने क्या क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करोगे? कहेगा नहीं। कहता मैं तो एसएचएम कर रहा हूं, और एसएचएम करेगा तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो होगा, और वो एक्सेलरेशन आएगा ये वर्टिकल फोर्सेस में डिफरेंस की वजह से। तो मैंने कहा दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट लिखो, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा डैश हो गया यहां पे। सही है बात? तो मैंने टी कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश ले लिया कॉमन लेके। सही ना? अच्छा, फिर किसी के दिमाग में सवाल आया कि सर आपने लिखा कि टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा डैश, तो टी कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश हो गया। अच्छा सर एक बात बताइए, मान लीजिए हम उल्टा कर दें इसका, तो मतलब सर टी बाहर लेके साइन थीटा डैश माइनस साइन थीटा लिख दे तो सर क्या एक माइनस साइन आ जाएगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगा। पूछा गया सर ऐसा क्यों? मैं कहूंगा अभी मैं इसको खा जाऊंगा, अभी देखना तू। हाँ देखना। यहां तक अब समझ में आया? अब सुनो भैया, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ये जो इतना बड़ा सा तुमको एलिमेंट नजर आ रहा है, एक्चुअल इसके साथ में रियलिटी क्या है? क्या ये वाकई में इतना ही बड़ा है? नहीं, इतना बड़ा नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल मतलब इनफाइनाइट स्मॉल है। सही बात? तो यार अगर इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट है ये, तो मेरे को एक बात बताओ, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश भी तो बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी होगी। होगी या नहीं होगी? पक्का ना? तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को लिखने वाला हूं ये। अब आप चाहे साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश करो तब भी ये आएगा, और आप चाहे साइन थीटा डैश माइनस साइन थीटा करो भाई साहब तब भी ये आएगा। क्यों आया? क्योंकि ये इतना बड़ा मैंने बनाया था माइक्रोस्कोपिक व्यू। एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है उसके साथ? अरे इतना छोटा है कि तुमको नॉर्मल आई से भी नहीं दिखाई देगा, बिकॉज दिस इज डिफरेंशियल लेंथ। बात मेरी समझ में आई? पक्का ना? अच्छा दूसरी बात, तो ये गैप बहुत छोटा है, इसका मतलब एक बात और है यहां पे। पहले सुनते जाओ मैं करने क्या वाला हूं यहां पे, ठीक है? सुनते जाओ आगे की कहानी। यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ साइन थीटा बड़ी वैल्यू होगी या बहुत छोटी वैल्यू होगी? बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि बहुत छोटे एलिमेंट से निकल के बाहर आ रहा है। सही ना भाई? तो पहली चीज साइन थीटा को फिर किससे रिप्लेस कर सकते हो? टेन थीटा से। ना ना, थीटा नहीं डालेंगे। साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हो टेन थीटा से। मालूम है कि नहीं ये वाला रिप्लेसमेंट? नहीं पता? चलो पहले यही समझ लो। देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, ठीक, अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मेरे को एक बात बताओ, जब ये एंगल बहुत छोटा हो गया, भाई इधर साइन थीटा कैसे छोटा हुआ? क्योंकि वो एंगल बहुत छोटा रहा होगा ना। तो जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, तो क्या ये कॉस थीटा में थीटा बिल्कुल जीरो के करीब होगा? तो क्या ये कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर हो गई? तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल ये अप्रोक्सीमेट 1 हो गया ना। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा विल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा। कर सकते हो कि नहीं? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर, जिसको ना पता भैया लिख लेना, क्योंकि यही मैनिपुलेशन आएगा। ये तो जब एंगल बहुत छोटा होता है, तो एक तो हम लोग लिख देते हैं सीधे सीधे साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट थीटा, और एक और मैनिपुलेशन हो सकता है, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट टेन थीटा के बराबर करते हैं। ठीक, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा टेन थीटा से। कर देता हूं, अब तो कर ही सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सी बात है जो छुपा रहे हो? जल्दी बोलो।
साले मुस्कुरा तुम रहे हो, बात वो बताएगा। आओ इधर। अच्छा, तो एफ वाई इज इक्वल टू टी इन द ब्रैकेट डी ऑफ टेन थीटा हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, राइट। एक स्टेप यहीं पे बढ़ाए दे रहा हूं। देखिए क्या कर रहा हूं, टी डी बाय डी एक्स ऑफ टेन थीटा और बाहर एक dx से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति हुई? बोलिए, बताओ भाई। टी डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा मतलब एक dx से मल्टीप्लाई, तो उधर मैंने देखो dx से इधर डिवाइड किया तो आगे dx से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन एज इट इज मेंटेन है हमारी, ठीक है ना। यहां तक भी लिख लो, पहले आराम से लिख लो। इतना हो गया। हट जाए। और हटे। लो भैया, थोड़ा थोड़ा करके ना, तू कोक्सर ऐसा है, बस हो गया आज का। हाँ भाई, हो गया। सुन बे, हमारे अलावा किसी ने बोला, समझे रही ना। ओ का तुम धनिया बोलोगे, हम तुम्हारा पुदीना कर देंगे, समझे रहो तुम। इतना हो गया। चलिए अब आगे देखो बेटा, आ जाओ, बैक 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 टू स्टडी। आइए, ये वाला एक्सप्रेशन आगे लेके आ रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा। तो मैंने लिखा हमारे पास में जो एफ वाई है, दिस इज टी टाइम्स डी बाय डी एक्स ऑफ टेन थीटा, और बाहर क्या चल रहा है हमारा, डी एक्स। टेन थीटा को हम लोग स्लोप के टर्म्स में क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। बताइए भाई, टेन थीटा को हम लोग स्लोप के टर्म्स में क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं पहले इसको अलग से दिखा देता हूं। सिंस डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज टेन थीटा, तो मैंने एफ वाई लिखा टी टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स डी एक्स। क्या यहां तक आया समझ में? बोलो भैया, राइट। फिर हमने लिखा टी टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, लिखो। टी टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा इसके आगे। यो यो बोले, लिख गया। देखिए, कोई भी फोर्स होता है, नेट फोर्स जब किसी सिस्टम में आपको नजर आता है, तो क्या आप उस नेट फोर्स की वैल्यू एम से रिप्लेस कर सकते हैं? अरे एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हो ना। सुनना पहले ध्यान से क्या बोल रहा हूं, पहले समझ लो। ये जो रस्सी आपको नजर आ रही है, अब ये dx का लेंथ आपको समझ में आ रहा है। हमने इस पे फोर्स का एक्सप्रेशन आगे लिखा हुआ है। उसी फोर्स को हम ma लिख सकते हैं। m क्या होगा? इस छोटे से एलिमेंट का मास, जिसको हम dm लिख सकते हैं। लेकिन एक एनालिसिस इसमें मैं और डाल रहा हूं। क्या? मैं इस रस्सी के लिए एक बात ला रहा हूं कि इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ मैं मान के चल रहा हूं म्यू। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया? म्यू।
समझ गए ना? तो dx लेंथ का मास कितना हुआ? म्यू इंटू dx। फिर से सुनो क्या बोला मैंने कहा लेट, अब शब्द में चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा लेट द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस थ्रेड इज म्यू। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? लेट द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस थ्रेड इज म्यू। तो मास ऑफ द मास ऑफ दिस कंसीडर्ड एलिमेंट, कंसीडर्ड एलिमेंट मतलब ये dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? म्यू इंटू dx। यूनिट लेंथ का मास म्यू, dx लेंथ का मास हो जाएगा म्यू dx। तो इसका dm आ गया, यानी इसका मास आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सेलरेशन जो भी डाउनवर्ड रहेगा या अपवर्ड रहेगा व्हाटएवर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये नेट फोर्स हो जाएगा, सही ना? तो पहले मेंशन कर लीजिए इस पॉइंट को। दिस फोर्स मतलब समझ गए कौन सा फोर्स? ये Fy। दिस फोर्स must be equal to, this force must be equal to the mass of section multiplied by its acceleration और एक्सेलरेशन के आगे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखना है तुमको? d2y अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे? नहीं समझे? ये एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो, मालूम है कि नहीं? पक्का ना? हाँ तो लिख लो मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फुल स्टॉप मार देना। इफ, फुल स्टॉप के आगे लिखे इफ, एक सिंबल और देखिएगा, इफ म्यू, इसको क्या कहते हैं? म्यू। इफ म्यू be the linear mass density, if mu be the linear mass density if mu be the linear mass density of the thread, hence mass of the considered element, hence mass of the considered element, hence mass of the considered element is equal to, ये लिखिएगा म्यू dx। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया मास पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का मास कितना है? म्यू। तो बेटा dx लेंथ का मास कितना हो गया? म्यू dx। ठीक, तो ये मास आ गया। अब ये बताओ क्या इस Fy की जगह मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं? ये हो गया मास, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन d2y अपॉन, यही तो लिखा था एक्सेलरेशन के साथ में आपने। तो मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fy, बाकी इक्वल टू एज इट इज लिख डालिए, इज इक्वल टू t टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर टाइम्स dx। अच्छा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये dx और dx कट गया इधर से, ठीक है? तो आप d2y अपॉन dt स्क्वायर अलग कर लीजिए, d2y अपॉन dt स्क्वायर अलग करने के बाद हमने माना है t बाय म्यू टाइम्स d2y अपॉन
dx स्क्वायर, ये डालिएगा एक्सप्रेशन नंबर 1, ये डालिएगा एक्सप्रेशन 1। हो गया? अब देखिए हमारे पास वेव का जनरल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, बताया था ना। इतना करने के बाद ये लिखेगा इफ द इक्वेशन इज if the general equation of wave is y is equal to f of x minus vt, लिखा? यहां तक पूरा एक एक स्टेप आपके आ गए थे समझ में? बोलिए। क्योंकि अब चीजें थोड़ी बदलेंगी, फिर उसके बाद कंपैरिजन होगा। यहां तक क्लियर है? अगर मैं इसको एक बार x से और एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या क्या आएगा? मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तब बढ़िया। तो मैंने लिखा dy बाय dx, क्या आना चाहिए बताइए? 1 टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। अब 1 तो लिखोगे नहीं, तो तुम लिखोगे सीधे सीधे एफ डैश एक्स माइनस वी टी। बोलिए, अरे होगा कि नहीं? और अगर इसी तरह तुम यहां पे करो डी वाई बाई डी टी, ये क्या आएगा बताओ? माइनस वी टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। बोलो। जाए ले भाई, मैं ज्यादा हटा हुआ हूं। हो गया? फिर तो यही गाना गाऊंगा, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर। नहीं, आप समझे नहीं। मैं आपको मैं आपको सुना नहीं रहा था। मैं बहुत दूर करते हुए निकल जाता धीरे से। अरे हुआ कि नहीं? चलिए अब सुनिए एक बार भाई साहब, देखो क्यों कर रहा हूं ये काम, ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी था, हमको डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, और अभी मिला है मुझे डी वाई बाई डी टी। समझो रिक्वायरमेंट, समझिए क्यों कर रहा हूं ये काम। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए और अभी मिला है डी वाई बाई डी एक्स। अभी बताओ डी वाई बाई डी एक्स से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहां से आएगा? एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। अरे यही तो होगा। तो भाई साहब एक बार और डिफरेंशिएट करने का कष्ट करें इसको, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। क्लियर है? एक बार और डिफरेंशिएट किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। ऐसा बार बार डायरेक्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट बाबूजी 1 है।
है ना। और अगर मैं इसको करता हूं d2y अपॉन dt स्क्वायर, तो भैया सुनो पहले इधर ध्यान से और देखो क्या बोलने जा रहा हूं। माइनस भी पहले से था, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करोगे फिर माइनस वी आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस वी और फिर से माइनस वी, तो वी स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। बोलिए आया समझ में है। मैं कैपिटल एम इधर शिफ्ट करता हूं, अभी ठीक है। अब जैसा ये सेटअप है, सुनते रहना ध्यान से, सेम यहां से आप सेटअप बनाइए। कैसे? जैसे यहां लिखा है d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, तो तुमने लिखा d2y अपॉन डी टी स्क्वायर। सुनते रहना मैं क्या कर रहा हूं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूरा डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक। तो जब d2y अपॉन डी टी स्क्वायर में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, केवल t बाय म्यू तो बचेगा। सही है ना, पक्का ना। कर दूं पहले इसके लिए खेल, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं बाय इक्वेशन 1, तो मैंने लिखा d2y अपॉन डी टी स्क्वायर में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिवीजन, ये है, यही तो होगा। कुछ मत काटना यहां से, ये बिल्कुल मत करना कि d2y काट दिया, कुछ मत करना, ऐसे ही पड़ा रहने दो। लिखो इतना पहले, हो गया। अभी तुम दोनों के बीच में थोड़ा सा एयर का गैप बाकी है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा नजदीक ऐसे बैठ गए, भगवान सुन लेता तो जुड़ जाते हैं लोग। हाँ, हो गया, इतना समझ गए। अब सुनो, सब लोग सुनो ध्यान से, आपको एक काम करना है, आपको ही करना है। क्या करना है सुनो, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास यहां पे भी पड़ा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन, जैसा तुमने यहां पे डिवाइड किया है d2y अपॉन डी टी स्क्वायर पूरे में डिवाइड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जरा इन एक्सप्रेशन में डिवाइड करके सेम चीज बनाओ, देखो क्या आता है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास आएगा केवल v स्क्वायर, करके देखो। अरे लिख तो लो कम से कम। d2y अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो ये वाला तो कट जाएगा, केवल v स्क्वायर बचेगा। कर लीजिए, कर लीजिए आप, मैं लिख देता हूं। मैं लिखूंगा आलसो, आलसो, सब लोग सो जाओ। क्या ये हुआ, एफ डबल डैश वाला टर्म कट जाएगा पूरा। और अब इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब ये हो गया 3, कहीं 2 लिखा था कि नहीं, नहीं लिखा था ना, तो ये हुआ 2, ये हुआ 3, बस आ गया काम हमारा बाय 2 एंड 3। कंपेयर करोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आती है t बाय म्यू, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये निहायत ही जरूरी 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 यस फॉर्मूला है। और इस चीज को बिल्कुल मजाक में मत लेना है, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है। वेव की वेलोसिटी से जुड़ा हुआ हर सवाल इसी से सॉल्व होगा, चाहे कितना भी आसान हो या चाहे कितना भी कठिन हो। क्या ओ, यहां पे प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ, यही सवाल है। कहां पे? यहां किसी चीज का स्क्वायर पहली चीज कभी नेगेटिव हो सकता है, तो जब इसको रूट लेंगे तो माइनस काहे आएगा? मारो मारो, मेरी बात समझ में आई? दोबारा से समझाऊं क्या? एक बार बता दूं दोबारा से? है अभी टाइम है 5 मिनट, समझ लो। मैंने क्या कहा, मैं डायरेक्ट यार ये दे सकता था, फॉर्मूला बहुत आसान होता है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू जाना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर कोई फंक्शन, कभी कभी क्या होता है बड़ा जटिल टाइप का सवाल देते हैं और उसमें चेक करने को आता है कि वो फंक्शन वेव का फंक्शन है भी कि नहीं, तो ये हमेशा याद रखना। अब तो तुमको ये मालूम हो गया ना कि ये वी स्क्वायर की ही वैल्यू है, अब तो मालूम पड़ ही गया है। तो अगर कोई फंक्शन d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इट मस्ट बी अ वेव, मतलब अगर इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है देन इट मस्ट बी अ वेव, अन्यथा नहीं है। कई बार ऐसे महा कंफ्यूजिंग फंक्शन देखने को मिलते हैं जिसको देख के हमको भ्रम हो जाता है पूरी तरह से कि एक वेव है, लेकिन कभी अगर ऐसा होना, मतलब बहुत ज्यादा उलझा हुआ सवाल जो होता है उसमें हम इसी क्वेश्चन से चेक करते हैं। बेसिकली इट इज द कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। मैं लिखता हूं इस चीज को अलग से, इतने में आ जाएगा। कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन, जिसको मैं यहां से सीधा लेकर आ रहा हूं, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर वी स्क्वायर टाइम्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर कोई फंक्शन इस तरह के रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है देन 1000% इट मस्ट बी अ वेव, अन्यथा नहीं है वो। अगर ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब वेव फंक्शन वो नहीं हो सकता। क्या क्या किया इस पूरे डेरिवेशन में, समझ में आया तुम्हें? सबसे पहले हमने एक न्यूट्रल रस्सी ली, न्यूट्रल रस्सी में वेव चलाई, जैसे ही वेव चली तुरंत दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा जब न्यूट्रल रस्सी थी तो एल लेंथ थी, लेकिन ये टोटल लेंथ जोड़ोगे तो एल से बड़ी है, क्योंकि कर्वेचर लेंथ स्ट्रेट लाइन से हमेशा बड़ी निकलती। मैंने कहा बड़ी क्यों? दिमाग में आया टेंशन होना चाहिए रस्सी के अंदर, बिना टेंशन के रस्सी अपनी लेंथ नहीं बढ़ाएगी। तो मैंने कहा रस्सी का टेंशन है, तो सबसे पहले क्या काम किया, dx का एक पोर्शन अलग कर दिया जो कि मुझे यहां नजर आ रहा था। dx मतलब इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। मैंने कहा dx को पूरा माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिया मैंने, देख के बड़ा करके, तो मुझे कुछ ये सीन नजर आया। मैंने कहा दोनों तरफ t का टेंशन होगा, और t का टेंशन सेम इसलिए दिखाया क्योंकि एक्शन रिएक्शन फॉर्म में ही टेंशन चलता है, बता चुका हूं आपको। अब मैंने कहा एलिमेंट जो था वो हमारा केवल वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा था, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन नहीं थे, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पे कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने उसको लिखा भी नहीं। ठीक। दूसरी बात, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, तो इसका एक मास होगा, इसका एक एक्सेलरेशन होगा। वो जानने के लिए सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया F,
टी मैंने कॉमन ले लिया तो एफ वाई इज इक्वल टू टी टाइम साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश। मैंने कहा छोटा सा एलिमेंट है तो साइन थीटा और साइन थीटा डैश बहुत ही माइन्यूटली वेरी कर रहे होंगे, तो मैंने उसको एक डिफरेंशियल फॉर्म से डिनोट कर दिया। आफ्टर दैट मैंने कहा भाई जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा टेन थीटा के अप्रोक्सीमेट बराबर होता है, तो मैंने कहा ठीक है साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस किया, फिर मैंने dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहां तक सारे स्टेप क्लियर है? चलो और आगे आते हैं। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx, तो मैंने कहा टेन थीटा की वैल्यू dy बाई dx हो गया, एंड दिस इज d2y अपॉन dt स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, dx बाहर एक चल रहा है, t यहां चल रहा है, fy है। फिर मैंने कहा जिस एलिमेंट को देख रहे थे वो एक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट था जिसकी लंबाई थी dx, तो मैंने यहां पे बोला था कि अगर थ्रेड की लीनियर मास डेंसिटी म्यू है तो म्यू इंटू dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल मास मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने लिखा था d2y अपॉन dt स्क्वायर। सही है? तो म्यू dx इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू t टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। dx और dx यहां से कट गया और म्यू को भेज दिया मैंने t के नीचे, तो d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू t बाय म्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको मैंने बोला लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं आगे जनरल फंक्शन ऑफ वेव पे मैंने कहा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, एक राइट ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन हुआ करती है, तो मैंने कहा यहीं से हम d2y अपॉन dt स्क्वायर फाइंड करेंगे और यहीं से हम d2y अपॉन dx स्क्वायर भी फाइंड आउट करेंगे। इतना करने के बाद मैंने कहा ये पूरा टर्म अगर d2y अपॉन dt स्क्वायर में डिवाइड कर देता हूं मैं तो बचेगा केवल t बाय म्यू, और फिर वो डिवीजन वाला फंक्शन यहां से भी मैंने फाइंड आउट किया तो यहां बच रहा था केवल v स्क्वायर जो आगे पूरा लिखा हुआ है, और इन दोनों को जब कंपेयर किया तो v स्क्वायर की वैल्यू मुझे नजर आ रही t बाय म्यू। इन सब में एक बात का और जिक्र छिड़ गया कि जो ये कंडीशन होती d2y अपॉन dt स्क्वायर, अब याद करो यहां लिखा हुआ था t बाय म्यू, लेकिन वो अब यहां हमारे पास v स्क्वायर के बराबर पता चल चुका है, तो मैंने लिखा d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर टाइम्स d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये होती है कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। यदि कोई फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल रिप्रेजेंट अ वेव। क्लियर है? आपने हेडिंग डाली थी इसकी क्या? स्पीड ऑफ साउंड इन अ थ्रेड, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन वेव। उसी में एक हेडिंग और बढ़ा सकते हो, कहीं भी लिखना, लेकिन लिखना जरूर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ थ्रेड, क्योंकि साउंड उस ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है बेसिकली उस केस में। मैंने कहा एक हेडिंग कहीं भी जगह बचा के जैसे चाहो वैसे लिख लो, लिखना जरूर, और ऐसा लिखना कि अलग से दिखाई दे तुम्हें। लिखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ थ्रेड, रस्सी में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। क्लियर है? अब बताओ जितना बताया सब सारा का सारा समझ में आया? तो फिर इसी बात पे बोलो जो बोला वो चमका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अति आनंद की अनुभूति होती है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं, परसों रिवाइज करके आइएगा, और हर बार बोलता हूं गायब मत होना वरना बाउंस हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो? हाँ, नहीं ऐसे तो कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, मिल जाना बस परसों। ठीक है भाई?